अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। फील्ड में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले स्टार फुटबॉलर अपनी जिंदगी का मैच हार गए। बीवी से इख्तिलाफात के बाद अलहदगी इख्तियार कर ली। मैनचेस्टर फैंस के लिए बुरी खबर, आखिर क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड की फरोख्त का सिलसिला जो है वो ताखीर का शिकार हो रहा है, जानिए आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान में फुटबॉल की दुनिया में क्या चल रहा है, पीएफएफ कैसे संभालेगी मौजूदा सूरत हाल को, देखिए आज के प्रोग्राम में। सऊदी प्रो लीग ने एक और स्टार खिलाड़ी को मेगा ऑफर कर दी। क्या सिटी के ये खिलाड़ी कबूल करेंगे इस मेगा ऑफर को? ट्रेबल जीतने वाली मैनचेस्टर सिटी के स्टार खिलाड़ी ने किया बहुत बड़ा ऐलान। इंटर मियामी ज्वाइन करने के बाद लियोनेल मेसी ने अब ऐसा क्या किया जिसने सबको हैरान कर दिया, ये सब कुछ देखिए आज के प्रोग्राम में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जिंदगी के बारे में जिन की अपनी अहलिया से अलहदगी हो गई है और बहुत ही शानदार इन्होंने रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हैं और काफ़ी इम्प्रेस किया था इन्होंने, स्पेशली मुसलमान जो लोग हैं उनको, क्योंकि मोरक्को के ये प्लेयर हैं अफरीदी और वर्ल्ड कप में, जी हाँ आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ अशरफ हकीमी की। अशरफ हकीमी जो है उनकी अहलिया के दरमियान इख्तलाफात के बाद जो है वो अब तलाक हो गई है, अलहदगी हो गई है और बहुत ही सैड न्यूज़, बहुत ही, लेकिन ये काफ़ी दिनों से जो है चल रही थी चीज़ें लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था और उसके बाद फाइनली ये जो है वो डिसीजन ले लिया है अशरफ हकीमी ने और अपनी अहलिया से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर लिया। आफरीदी, सबसे पहले तो मुझे बताइए ये शादी जो है ये हुई कब थी, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी और क्या बैकग्राउंड है इसका, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एक्चुअली में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था और हिबा अबूक जो कि इनकी अहलियत थी अभी तक, वो एक टूनिसियन और लाइबेरिया की एक मतलब उनकी रूट्स हैं लेकिन स्पेन की ही है, स्पेन की मॉडल थी और फिर इन्होंने जाके 2020 के स्टार्टिंग में शादी की और फिर साल में ही उनके एक बच्चा और फिर दूसरा बच्चा 2022 में हुआ और बात इनके बीच में मतलब एक तरह से ख़राब 2023 में अभी फरवरी में आके हुई। अच्छा, अभी हुई है? अभी ही हुई है। इतने मतलब एक तो एक फैक्ट ये है कि इन दोनों के बीच में वैसे एज गैप जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। 1998 की पैदाइश है हकीमी की और 1986 की, मतलब 12 साल का डिफरेंस है। हिबा की पैदाइश है 12 साल उनसे बड़ी थी तो, लेकिन शुरू में इस तरह की कोई हमें एक चीज़ नहीं नज़र आ रही थी कि बाद में कोई सिचुएशन ख़राब हो सकती है। लेकिन फिर जब फरवरी में एक न्यूज़ आई कि इनका एक 24 साल लड़की ने इनके ऊपर एलिगेशन, रेप एलिगेशन लगा दिया था हकीमी के ऊपर और उसके एक हफ्ते बाद ही हिबा ने फाइल कर ली डिवोर्स। अच्छा, कि मुझे डिवोर्स चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैंने डिवोर्स इस वजह से नहीं की और इससे पहले भी उस केस का क्या बना, वो जेन्युइन केस था या बस ऐसे ही था? उस केस का एट द एंड कुछ खास नहीं बना, लेकिन ये था कि उस मोमेंट पे उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी कि आप फ्रांस से बाहर भी नहीं जा सकते और उस लड़की जिसने फाइल किया था उनके ऊपर एलिगेशन, उनसे मिल भी नहीं सकते ताकि कोई इस तरह सेटलमेंट ना कर ले ये वो। तो उसका तो फिर बाद में वो मतलब विक्टिम नहीं निकले और साबित नहीं हुआ कुछ भी उनके ऊपर। लेकिन ये कि उनसे पहले हिबा ने फिर बाद में ये क्लैरिफाई किया कि ये वजह नहीं बनी, इससे पहले भी कुछ हमारे बीच में चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं सेपरेशन पहले से ही मैं सोचा हुआ था और हम सेपरेट होने का सोच रहे थे। और इसमें जो मोस्टली अगर रूमर्स की बात माने और न्यूज़ की बात है तो इनफिडेलिटी के चार्जेस जो थे वो हकीमी पे लगे हुए थे कि वो बेवफाई के जो इल्ज़ामात थे वो उनकी वाइफ की तरफ से थे कि वो जब भी बाहर होती अपने बच्चों के साथ तो वो मतलब कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते जो बेवफाई की तरफ जाते हैं। फिर उनकी मदर जो थी वो भी बीच में आई और उन्होंने अपने बेटे को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद जो सिचुएशन बनी कि अशरफ हकीमी की वाइफ ने, क्योंकि आप जब डिवोर्स लेते हो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये कल्चर है कि आपकी मोस्टली जो दौलत है उसमें आपकी पार्टनर का भी हिस्सा होता है, आप जितनी भी दौलत कमाते हो उसमें ऑलमोस्ट। अच्छा, दौलत की तरफ चलेंगे लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि जैसे वो एक लड़की ने आके एलिगेशन लगा दिया उसके बाद फिर तो इससे साबित, वैसे थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि जो बीवी थी वो पहले से ही अपना माइंड बना चुकी थी कि वो तो सिर्फ बहाना तलाश कर रही थी? मतलब आपको लगता है ये राइट डिसीजन है इतना जल्दी क्विकली ये डिसीजन ले लेना और बस? और अब एलिगेशन आप देखें इनकी तरफ से ये लगा है कि बेवफाई है तो
मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझे समझाने की कोशिश करें। एक्चुअली में ये जो न्यूज़ में चीज़ तब आती है जब बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब एक ऐसे नहज पे पहुंच जाती है जिसका नो रिटर्न जिसे कहते हैं होता है। और घर के अंदर अगर एक वाइफ और हस्बैंड रहते हैं तो उनको पता होता है कि हस्बैंड क्या कर रहा है। का कोई रिस्पांस नहीं आया इन चीज़ों के ऊपर, एलिगेशंस और इन चीज़ों के ऊपर के वैसे हिबा ने बाद में अपने जो हस्बैंड थे हकीमी, उनको इवन डिवोर्स फाइल करने के बाद भी उन्होंने कहा कि ये इनके ऊपर जो एलिगेशन रेप की है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और मैं हकीमी को जानता हूँ, इस हद तक वो नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने ये क्लेरिफाई नहीं किया कि उनकी बेसिक वजह डिवोर्स के लिए क्या बनी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हम बहुत अरसे से, बहुत महीनों से ये सोच रहे थे सेपरेट होने का, रिस्पांसिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहे। हाँ, अभी अशरफ हकीमी ने उस पर कोई जवाब भी नहीं दिया, मतलब मीडिया को कोई ये भी नहीं कहा कि जी ये सच है या अवॉइड कर रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि अशरफ हकीमी के लॉयर्स हैं उनके डिफेंड करने के लिए, और फिर उनकी जो मदर है वो भी आ जाती है मीडिया पे। अच्छा, वो भी बेटे की साइड पे है, कई माँ का रोल तो नहीं है दोनों की सेपरेशन करवाने में? नहीं, वो तो हमारे माशरे में होता है, उधर तो सेपरेशन मतलब। अच्छा चले, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि हिस्सा देना होता है आपने प्रॉपर्टी का, अब ये जो है उनकी वाइफ ने मांगा और ये भी साबित करता है मांगना कि शायद वो इस वजह से डाइवोर्स ले रही थी, लेकिन वो जो हिस्सा मांगा तो क्या वो मिला फिर हिस्सा, और कितना वो हिस्सा था? मोस्टली जो इवन हमने पैकेज भी अली व्यूअर्स को दिखाया था कि जो फुटबॉलर्स होते हैं वो शादियां क्यों नहीं करते, उसमें मेजर फैक्टर जो है वो ये होता है कि उनको फिर ये डाइवोर्स के चक्कर में उनकी ऑलमोस्ट आधी प्रॉपर्टी चली जाती है। और ये हमने जेफ बेजोस जो हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनके साथ भी देखा कि वो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से आते थे और फिर जब उनका डाइवोर्स हुआ तो वो लिस्ट से ही बाहर हो गए। तो इस तरह का सिचुएशन बनती है फिर फुटबॉलर्स के बीच में भी खास करके। तो इस अभी करंट सिचुएशन ये थी कि उन्होंने अपनी $24 मिलियन की नेटवर्थ थी अशरफ हकीमी की, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और उसी में से 50% हाफ ऑफ द शेयर जो था वो हिबा ने फाइल किया कि इसका 50% मुझे मिलना चाहिए। तो इसका बनता है कि 11-12 मिलियन डॉलर जो हैं वो उनके हिस्से में आ जाते हैं सिर्फ तलाक लेने पे, सिर्फ तलाक लेने, क्योंकि ऑब्वियसली वो शेयर मतलब पार्टनर जो है आपकी हाफ वेल्थ की वो ओनर है। लेकिन जब वो कोर्ट में गई तो कोर्ट में फाइल किया तो ऑब्वियसली हकीमी के लॉयर्स ने भी अपनी केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने फिर हिबा को बताया कि आपने जो फाइल किया है उसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो वो तो अपनी मदर भी नहीं है, पूटी कोड़ी भी नहीं है, वो तो अपनी अम्मी के घर में रहता है और जो शर्ट भी पहनता है वो भी अपनी अम्मी को कह के वो खरीदता है। अच्छा, तो उनके जो अपने बैंक बैलेंस हैं, जो भी चीज़ें अशरफ हकीमी की, वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, वो नील है, और उन्होंने सारा जो पैसा है, ये सारी चीज़ें वो अपनी वालदा के नाम पे रखी हुई हैं, चाहे प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो पैसा हो या जो भी हो, और उन्हीं से ले लेके वो शॉपिंग्स भी और बाकी सारी चीज़ें। हाँ, और ये दुनिया में अगर आप देखेंगे कि वेस्टर्न मीडिया जो कि फुटबॉल और सॉकर से रिलेटेड भी नहीं है, वो लोगों ने भी इनके ऊपर मतलब एक तरह से प्रेज भी किया अशरफ हकीमी को कि एक मास्टर स्ट्रोक है, हमेशा जो है इस मामले में औरत जीत जाती है और वो प्रॉपर्टी ले जाती है। पाकिस्तान में भी ऐसे काफ़ी करते हैं, अपने रिश्तेदारों पे वो बांट देते हैं जब वो इस तरह के पैसे। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा पजीराई अशरफ हकीमी को मिली इस मामले में, और इवन उनके 2 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े सिर्फ इस सिचुएशन में। और मोस्टली जो बाद में सर्वे आया कि वो 2 मिलियन जो लोग बढ़े थे उसमें मोस्टली जो थे वो शादीशुदा मर्द थे, जो जिन्होंने अशरफ हकीमी को फॉलो करना शुरू किया कि ये तो काफी अक्लमंद है और काफी। लेकिन बीवी के लिए फिर क्या हुआ? वो अब मतलब पछता तो नहीं रही होंगी फिर क्योंकि ये अब देखे हिस्सा मांगा है, चलें वो तो एक जेन्युइन सी चीज़ है कि देना पड़ता है, लेकिन जब मांग भी लिया और इतना जल्दी मांग लिया तो इससे भी एक बात सामने तो आती है कि माइट बी देयर वाज समथिंग लाइक कि आप जो है वो आपकी नज़र जो है उनकी दौलत पे थी। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हुई होगी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये तो यही हुआ था कि उनकी जो इवन हिबा इतनी ज़्यादा विलन इस मामले में सामने आई है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी की तरह से अब बिल्कुल खामोश हो गया। और इवन उनके लॉयर्स ने कहा है कि हम इनके ऊपर फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्रॉड और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इन पार्टनरशिप का चार्जेस लगाएंगे हकीमी के ऊपर, लेकिन वो फिर अभी तक कुछ नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से क्योंकि हिबा को भी आइडिया हो गया होगा कि अब कुछ नहीं मिल सकता, उल्टा अगर अशरफ हकीमी चाहे तो वो हिबा से पैसे ले सकता है। अच्छा, क्योंकि जो पेपर्स में है, पेपर अकॉर्डिंग टू पेपर्स आप जब फाइल करते हैं अपने असासे, तो उसमें हिबा जो है ज़्यादा अमीर है अशरफ हकीमी से।
तो अगर अशरफ अच्छा। हकीमी उनके ऊपर फाइल कर दे तो जो उनके ये डैमेजेस हुए हैं, ऑब्वियसली उनका ब्रांड डैमेज हुआ है और उनके जो लॉयर्स और खर्चे अखराजात हैं वो भी हिबा को अदा करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अशरफ हकीमी ने 2.2 मिलियन की सेटलमेंट का कहा था। अब देखते हैं कि वो फिर उसके बाद, क्योंकि दोनों पार्टीज जो थी वो एकदम से खामोश हो गई, तो लेकिन ये कि डाइवोर्स फाइनलाइज हो चुका है और हिबा को जो 50% वो चाह रही थी उसमें से तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलना। चलिए लेट्स सी अब आगे जो है वो अशरफ हकीमी अपनी ज़िंदगी में जो है वो क्या करते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं। अब शादी करेंगे, जल्दी करेंगे, नहीं करेंगे, लेट्स सी क्या होता है उनका फ्यूचर। और यहाँ पर अब नेक्स्ट हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, मैनचेस्टर यूनाइटेड के हवाले से। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है बहुत ही मुश्किलात का शिकार है, चाहे वो उनके खिलाड़ियों की बात हो, चाहे वो उनके ऑनर्स की बात हो, या चाहे वो उनके मैनेजर की बात हो। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की फ़रोख्त जो है वो मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। अफरीदी क्यों ये डिले हो रहा है, क्यों इतना वक्त लग रहा है? इनकी वैसे भी बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो भी जाना चाह रहे हैं और जो खिलाड़ी ये लेना चाह रहे हैं वो इनको मिल नहीं रहे। आपने जो समरी की है उसकी सारी रूट कॉज जो है जाके मिलती है ग्लेजर्स फैमिली के साथ और ऑनरशिप के साथ। क्यों नहीं जान छोड़ रहे ग्लेजर फैमिली? एक्चुअली में वो उनका अगर आप स्टांस देखें तो उन्होंने डे वन से कभी ये नहीं कहा कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेच रहे हैं, लाजमी बेच रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपना एक, क्योंकि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना बड़ा ब्रांड होता है और आपकी बात मैं समझ, लेकिन आपको नहीं लगता जिन हालात पे ले आए हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को, इससे इनकी कीमत और कम ही होगी? क्योंकि अब नया कोई बंदा जब लेने वाला होगा, जब आपकी एक टीम एक अच्छी शेप में होगी तभी वो लेगा आपकी मुंह मांगी प्राइस पे। अब ये हालात खुद ही इतने ख़राब कर रहे हैं, अपनी टीम को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। या आपको लगता है कि पुराना क्लब है, बड़ा क्लब है, तो ये तो चाहे जैसे भी हालात हों बड़ी अमाउंट में निकल जाएगा? ऑब्वियसली जो उन्होंने एवेल्यूएशन की थी, अब उन्होंने जो पूरा एक तखमीना लगाया था उसके अराउंड स्टॉक एक्सचेंज पे लगाना फॉर सेल, उनको लगा कि एटलीस्ट हमें $8 बिलियन जो हैं वो सेल की मद में आ सकते हैं रेवेन्यू। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि इतने अगर पैसे आ रहे हैं तो हम कुछ शेयर बेच के प्रॉफिट ले लेते हैं और इसमें भी हिस्सा रखते हैं अपना। फिर सिचुएशन ये बनी कि जब रियलिटी में बात आई तो इतने ज़्यादा पैसे, अब चेल्सी अगर 3.5 बिलियन में बिक जाती है, जो कि उनके साथ दूसरी मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है अभी करंटली, तो उनका जो मतलब 8 बिलियन का था वो तो कभी भी मुझे नहीं पर्सनली लगता कि मैच हो जाए। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने जो सर जिम रेडक्लिफ जो एक पार्टी हैं इसमें ऑनरशिप के, और जो शेख जासिम है वो दूसरी पार्टी हैं। अब जिम रेडक्लिफ की तरफ ज़्यादा ग्लेजर्स फैमिली जो है वो इंक्लाइंड है, क्योंकि जिम रेडक्लिफ जो हैं वो सिर्फ ग्लेजर्स फैमिली का स्टॉक लेंगे और उसमें भी वोटिंग राइट जो हैं ग्लेजर्स फैमिली के साथ कुछ रहेंगे। लेकिन शेख जासिम जो है कंप्लीटली टेक ओवर चाहती है। उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि मैं इनके अगले पिछले कर्जे भी उतार दूंगा, फिर स्टेडियम्स भी बनवाऊंगा नए और पता नहीं क्या कुछ करूंगा। डिले क्यों हो रहा है? अब क्या वजह है कि ग्लेजर्स जो हैं वो ना बेचने की वजह से डिले आ रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से डिले आ रहा है? एक्चुअल रीज़न क्या है? दो एक्चुअल रीजंस हैं इसकी। एक तो ग्लेजर्स फैमिली चाहती है कि उनको मुंह मांगी एक प्राइस मिले, और दूसरा वो चाहती है कि थोड़े से शेयर्स उनके रहे, मतलब थोड़े से वोटिंग राइट्स, मतलब वो अपना कंप्लीटली सोल्ड आउट नहीं करना चाहती। अच्छा, वो चाहती है पैसे भी हमें पूरे मिले और हमारे शेयर्स भी उसमें रहे, शेयर्स भी रहे, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल, उन्होंने तो अपना बिजनेस देखना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को एज अ बिजनेस वेंचर जो है उन्होंने खरीदा भी था और एज अ बिजनेस वेंचर चला भी रही है। उन्होंने अपना प्रॉफिट देखना है। आपको नहीं लगता फैंस फिर दोबारा से मुतहर्रिक हो जाएंगे? अभी ये जो स्टोरी निकल के आई है वो इसी वजह से आई है कि बहुत ज़्यादा फैंस ने प्रोटेस्ट किया है, और अभी जब किट लॉन्च भी चल रही थी तो उन्होंने किट लॉन्च को फैंस ने प्रोटेस्ट करके एक तरह से डैमेज किया, और स्टोर्स जितने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टोर्स थे उनके आगे खड़े होकर प्रोटेस्ट किया ताकि कोई शर्ट खरीदने ही ना आ पाए। तो अभी सिचुएशन जो है वो वापस से फैंस मुतहर्रिक हो गए। और आप क्या फ्यूचर हो सकता है? आपको लगता है कि फैंस ही वो वाहिद जरिया है जो कि प्रेशराइज कर, क्योंकि ग्लेजर फैमिली अक्सर देखा गया जब भी फैंस ने प्रेशराइज किया है तो ये थोड़ा सा हिलते जुलते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। फिर अभी तो बिल्कुल ही एक वो ऐसे मामला जो हैं वो रुक से गए हैं इनके। बिल्कुल ऐसे ही है, फैंस ही कर सकते हैं जो, क्योंकि फैंस के पास बहुत पावर है। पूरी दुनिया में देखा गया है, किसी भी चीज़ में आप देखें अवाम और लोगों के पास पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऑल आउट अटैक पे जाएं फैंस और सारे आके प्रोटेस्ट, क्योंकि अभी तो एक
अल्ट्रा फैंस जिसे कहते हैं ना, जो डाई हार्ट फैंस होते हैं, जुनूनी जिनको तो कहा जाता है, वो ही आके वो प्रोटेस्ट आए कर हैं रहे अभी, हैं। तो बाकी तो आए नहीं। बाकी का अगर 10-15% भी आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा ग्लेजर्स फैमिली के ऊपर, और फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फैंस जो चाहते हैं वो चाहते हैं ग्लेजर से मुकम्मल तौर पर छुटकारा निजात। मिल जाए। और चलें, लेट्स सी क्या फ्यूचर होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं माज अहमद सर। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और माज जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही जो है वो गहरी नज़र है इनकी डोमेस्टिक जो फुटबॉल है उस पर, और जो भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में चल रहा है उसकी इनसाइड कहानियाँ ही होती हैं या हकीकत होती है, वो हमें बताते हैं। और आज माज बताइए क्या कुछ लेटेस्ट हैपनिंग, अब क्या हुआ है कुछ ऐसा जो कि हमारे व्यूवर्स को थोड़ी सी खुशी दे सकता है, कुछ ऐसा हुआ है? जी हाँ, मैं वो आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चंद खुशगवार लम्हात जो हैं, अच्छा, वो हमारे साबिक क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं मिसबाहुल हक साहब, जी जी जी, उनकी मुलाकात हुई है ख़वातीन क्रिकेट टीम के साथ। उन्होंने वहाँ पर बड़ा बेहतरीन टाइम गुजारा है। उनको अच्छा। भी एक शर्ट दी गई है, और ऑब्वियसली आई मोटिवेट करने गए हैं उन्हें जो है वो कि डेफिनेटली मैं भी यही सेंस कर पा रहा था कि उन्होंने उनको जो आने वाली नई मनाजिल हैं उन तक वो नई जाने का। मनाजिल क्या हैं, क्या चले वो गए हैं, अच्छी बात है। और जैसे जहांगीर साहब भी गए थे कल, और अब मिसबा साहब भी गए हैं, तो मुझे तो ये थोड़ी सी कुछ लग रही है बात बनते हुए कि जो जा रहे हैं प्लेयर्स को, वो जब कहीं प्लेयर्स जा रहे होते हैं तभी ऐसे प्लेयर्स जाके उनको मोटिवेट करते हैं और हौसला देते हैं। जी हाँ, फैंस के लिए सबसे मज़ेदार जो है बात वो यही है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी कर दिया गया है। ओके जी, और ठीक हो अब गया। टीम जो है वो सिंगापुर जा रही है। एनओसी जारी कर दिया Yes, गया of है, ये course. बहुत बड़ी न्यूज़ है। यानी कि कल तक जो है वो एनओसी जारी नहीं किया था, और जो हमारा शोज़ देख रहे हैं वो जानते हैं कि 3-4 दिन से हम इस पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की व्यूवर्स जो शायद आज आप देख रहे हैं उनको हम बताते चलें कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से जो है वो पाकिस्तान फीफा फेडरेशन की तरफ से जो है यानी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन उन्होंने एनओसी जारी नहीं किया था, जिसके बाद हमारी जो खवातीन की टीम है सिंगापुर के दौरे पे वो नहीं जा रही थी, लेकिन उसका ही इशू चल रहा था और कल भी हम इस पर बात कर रहे थे। तो आज यानी फाइनली ये गुड न्यूज़ हमें सुनने को मिली है कि एनओसी जारी कर दिया गया है और अब हमारी टीम जा रही है फिर खेलने के लिए। फैंस बहुत, और कल जैसे हम बात कर रहे थे कि आगे भी बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते थे एनओसी जारी ना होने से, आगे जो शेड्यूल था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाकी सारी, तो अब वो चीज़ें भी स्मूथ रहेंगी। मे बी इसका कोई अभी भी इम्पैक्ट maybe। अभी, जी हाँ, अभी इम्पैक्ट जो है वो ना तो क्रिएट क्यों हो, जी जी इससे इंटरलिंक्ड हैं कुछ और मसाइल भी। अभी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ये देखें कि 13 जुलाई को पाकिस्तान टीम वाज सपोज टू बी फ्लाइंग। अब अगर आज उनको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया गया है और 15 को उन्होंने पहला मैच खेलना था, तो अब जब अब आप देखें अभी बाय नाउ वो तो अब जा चुके होंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद अब वो कैसा खेल पेश कर पाते हैं, ये असल सवाल है। फटीग्ड होंगे, फोकस नहीं मेंटेन रहेगा, अब खुशी भी होगी साथ साथ जाने की, खेलने की भी, प्रेशर भी होगा, जाहिर है। तो ये एनओसी एकदम कैसे जारी कर दिया गया है? क्या जो ये जो आज जारी हुआ है, ये अगर 2 दिन पहले हो जाता ठीक है, तो तब वही जैसे आप बात कर रहे हैं, टीम के पास भी वक्त होता है, जाते थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को समझते और वेदर को समझते और उस हिसाब से फिर अपनी ट्रेनिंग करते। इसके सियाको सबाक से अली यही लगता है कि इसको जब होना था जानबूझ के डिले किया गया। ये तो मैं नहीं कह सकता, ना हमें कहना नहीं, चाहिए। आप कह सकते हैं जो भी सच है। मेरा मतलब है कि हमें ये नहीं कहना Okay. चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी ऑन द पॉजिटिव साइड। और ये है कि अगर इसने जब भी इसको उन्होंने जब भी एक्सेप्ट करना था, उनकी रिक्वेस्ट को जब भी उन्होंने एंटरटेन करना था, उन्होंने तभी करना था। लेकिन इसे एक्सेप्ट करने से एक चीज तो वाज़ेह है कि कोई ना कोई अंदर जो है वो मसला चल रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में, क्योंकि पहले उन्होंने एनओसी जारी नहीं किया और अब जो है वो बिल्कुल एक दिन पहले जो है वो जारी कर दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो मसाइल, अब ये क्या जारी क्यों किया गया, कैसे किया गया, लाइक क्या जो है वो रीज़न? पहले तो उन्होंने कहा था जी आपने हमारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया पीएफएफ ने, इस वजह से बड़ा लॉजिकल आपका अब क्या है? अभी हुआ भी इसी तरह। अब जब एनओसी जारी कर दिया गया है तो मेंस टीम की परफॉर्मेंस की उन्होंने रिटन एक्सप्लेनेशन तलब कर ली है। ये मैं आपको खुफिया के ऊपर, ये शर्त तो नहीं है, मैं लेकिन आपको खुफिया जराए से हासिल होने वाली मालूमात बता रहा हूँ कि इस पे जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है उसका भी उनके ऊपर प्रेशर है। अच्छा।
जो ख़राब कारकर्दगी हुई है 4 नेशन कप के दौरान, सैफ चैंपियनशिप के दौरान, और पीएफएफ से जवाब मांग लिया गया, जो उन्होंने जवाब कहा तलब कि ये किया गया जवाब और दें। इसकी रिटन एक डिटेल रिपोर्ट अच्छा। हमें पेश की जाए कि हम हारे हैं, अब कुवैत से हारे हैं, इंडिया से हारे हैं, हम कोई टीम ऐसी नहीं थी जिसे हम जीतने में कामयाब रहे हैं। 2018 के बाद जिबूटी के खिलाफ हमने 1 गोल किया और 5 साल बाद पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी ने गोल करने की सेलिब्रेशन की थी, आप अंदाज़ा करें। तो इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा गया है और जाहिर है चैलेंजेस आएंगे। अभी किसी एक माइलस्टोन के अचीव होने पर हमें इतना तो जो अब इस जो आपने अंदर की अब बात बताई है, तो इससे तो ये शो होता है कि काफ़ी कंसर्न लग रही है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो फुटबॉल के साथ, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये रीज़न मांगा है जी आप हमें ये जवाब देंगे, और फिर जो है वो एनओसी जारी उसी शर्त पे किया गया है। ऑफ कोर्स उन्होंने आगे हामी भरी होगी। ये मशरूत नहीं है, लेकिन ये उसके पैरेलल ये मामला चल रहा है, क्योंकि दोनों ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये है इनसाइड। मेरा मतलब है कि ये एनओसी जारी करना उस एक्सप्लेनेशन से मशरूत नहीं है। वो कंडीशन समझ रहा हूं, बिल्कुल उन्होंने वो आपकी कंडीशन अप्लाई नहीं की ऑफिशियली, लेकिन हाँ ये जारी करने के Pressurize साथ कर दिया ना उन्हें। एग्जैक्टली ये प्रेशर उन्होंने एग्जर्ट किया है कि आप उस कारकर्दगी के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन हमें दें। अब देगा पाकिस्तान, पीएफएफ देगा। देखिए जी, उस खराब कारकर्दगी के ऊपर एक तो कमेंट नहीं किया गया, उसको डिस्कस नहीं किया गया, उसके उन पहलुओं पर बात नहीं की गई कि अगर खराब कारकर्दगी हुई है उसकी वजह क्या थी, और इस कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आइंदा आपने क्या प्लान किया। कोई उसका किसी को पता ही नहीं। गलतियां सभी ने की हैं, इवन द बेस्ट जो हमारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उन्होंने भी गलतियां की हैं। अच्छा, और ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पीएफएफ को कहा है कि हमें जवाब चाहिए जो आपने पिछले अरसे में जो भी परफॉर्मेंस रही है, क्या ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं पीएफएफ में? देखिए जी, ये इंडिकेट साफ इस बात को कर रहा है कि इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। दोनों तंजीमों ने एक स्टेप, अगर उधर से कोई आगे आया तो एक स्टेप कोई इधर से इसलिए वो आगे कहते हैं आया। कि इख्तलाफ अच्छा होता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ ग्रो होता है। जी हाँ, कोऑपरेशन, वाओ, आई पार्शली एग्री विद दिस। कोऑपरेशन बहरहाल नजर आया है कि कोऑपरेशन बढ़ रहा है। अगर वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ कोऑपरेट करते करते पीएफएफ को उसका जो एक जायज़ फ्रीडम है वो उसको दे, उसका ऑपरेशनल फ्रीडम जो है वो उसकी स्पेस दे, उसका प्रॉपर वर्क स्पेस दे, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी ये चाह रहा है कि आप जो अपनी हमें भी दिखाएं, फिर एक शफाफियत का निज़ाम तो कायम करें। आप अपना रिपोर्ट जो है, रिपोर्टिंग सिस्टम जो है, हमें कारकर्दगी का जो जायज़ा है, तफसीली जायज़ा, वो आप पेश करें। तो ये एक कोऑपरेशन के हवाले से बड़ी खुशाइंद बात है। चलें, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। एटलीस्ट जो है वो हुआ तो है एनओसी जारी, और उसके बाद जो है हमारी वुमेन्स टीम वो खेलने भी जाएगी। क्लब कौन सा फीचर किया है आपने आज? व्यूवर्स, हम जो है वो हर प्रोग्राम में एक क्लब पाकिस्तान का जो है वो फीचर करते हैं जो प्रीमियर लीग में हिस्सा ले चुका है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग में। और आज कौन सा क्लब जिसके बारे में आप बताने जा रहे हैं? आज पाकिस्तान प्रीमियर लीग का सबसे ज़्यादा मरतबा चैंपियन बनने वाला क्लब वापडा फुटबॉल क्लब हमने जो है वो फीचर किया है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जीते हुए हैं। जी हाँ जी, ये टोटल 8 मरतबा नेशनल चैंपियन बने हैं, पाकिस्तान चैंपियन बने हैं, जिसमें 5 मरतबा इन्होंने पाकिस्तान प्रीमियर लीग जीती है और 3 मरतबा ये नेशनल चैलेंज कप भी जीत चुके हैं। और इनके अभी खिलाड़ी जो पाकिस्तान नेशनल टीम में भी खेल रहे हैं। अच्छा, 1-2 मिडफील्डर्स हैं, उमर हयात है। तो इनकी सक्सेस की क्या वजह लगती है आपको? ये क्लब क्यों इतना सक्सेसफुल है? दे आर गुड इनफ। और गुड इनफ क्या मतलब? टैलेंट इनके पास बहुत अच्छा है या इनके इंतजामी ढांचा बहुत अच्छा है? कौन सी वो की फीचर्स हैं जो कि इनके पास हैं और उसी वजह से ये क्लब बहुत ज़्यादा? मेरे नज़दीक तो इनकी एग्जिस्टेंस को 4 दहाइयाँ हो चुकी हैं और आई थिंक 40 साल का एक अरसा किसी भी क्लब के लिए एक कॉन्क्रीट और एक नाकाबिल तस्खीर प्लान, सक्सेशन प्लान। रियल मैड्रिड कह सकते हैं आप कह सकते हैं। 5 इन्होंने आर्मी को हराया है और बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग क्लब्स को इन्होंने पिछाड़ दिया है। KRL जो है वो, लेकिन ये भी तो खुशाइंद है कि इन्होंने अपना वो जो है वो 40 साल से अपनी लेगेसी को कैरी भी किया हुआ है और उसको गिरने नहीं दिया। ये नहीं है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी फिर गिर गए 2-3 साल फिर अच्छा खेले। अभी करंट क्या इनकी तसलसल बनाए रखा है? जी मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। इस वक्त इनके जो है उमर हयात जो है डिफेंडर है, वो पाकिस्तान नेशनल टीम में खेल रहा है। फिर अली उजैर है, अच्छा मिडफील्डर है, और मिडफील्ड में ही सेंटर बैक है आलमगीर गाजी, वो खेल रहा है। अभी नेशनल स्क्वाड में प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं। जी हाँ, इनके 4 प्लेयर्स हैं और एक शाइक दोस्त है जो स्ट्राइकर है, वो भी खेल रहा है। चलें एक टेबल पे भी नजर डालते हैं और कि वापडा जो है वो किस नंबर पर स्टैंड कर रहा है। और ये आपके सामने है, वापडा पहले नंबर पर
जो है वो बराजमान है यहाँ पर। 2021-22 का जो सीज़न हुआ था पाकिस्तान प्रीमियर लीग का, पूरा नहीं हो सका था कोविड की वजह से, लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस। 11 मैचेस में 7 उन्होंने जीते थे, 3 ड्रॉ किए थे, 1 मैच वो हारे थे 24 पॉइंट के साथ। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं SSGC, और ये 12 में से 7 मैचेस इन्होंने भी जीते, लेकिन 2 मैचेस हारे और 2 ड्रॉ किए और 3 हारने की वजह से दूसरे नंबर पर है 23 पॉइंट्स के साथ। एयरफोर्स जो है वो आप देख रहे हैं तीसरे पे है, और लालपुर जो है वो चौथे नंबर पे है। अच्छा, वापडा जी बताइए, आप वापडा के बारे में आप बता रहे थे कुछ। मैं वापडा के बारे में यही बता रहा था कि जी इतने साल से उन्होंने अपनी कामयाबी का तसलसल जो है वो बरकरार रखा है, सस्टेन की है उन्होंने जो सक्सेस है, और पाकिस्तान नेशनल टीम की जो कॉम्पोजिशन है उसमें इनका एक मेजर शेयर है। तो इसी हवाले से इस क्लब की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और आइंदा होने वाले मुकाबलों में भी हम इनको इनके फ्लेयर में देखेंगे, और होपफुली बड़ी दूसरी टीमों को ये बड़ा तगड़ा मुकाबला देने की पोजीशन में रहेंगे। चलिए, बिल्कुल आज कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो व्यूवर्स हमने आपके साथ शेयर की हैं। सबसे बेहतरीन खबर वो ये है कि NOC जो जारी नहीं किया गया था अब जारी कर दिया गया है, और हमारी टीम जो है वो अब सिंगापुर, जो ख़वातीन की विमेंस फुटबॉल टीम है, वो सिंगापुर पहुंच चुकी है, और इंशाल्लाह अच्छा खेलें। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आपकी एफर्ट और आपकी जो परफॉर्मेंस नज़र आनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेल कर आएंगे, और जितने भी उनके मैचेस हैं, और आगे जो हमारी सैफ चैम्पियनशिप भी स्टार्ट हो रही है उसके लिए भी हमारी तैयारियां जो है वो हो रही हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फीफा फेडरेशन जो है वो इसकी तैयारियां कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो एक इनिशिएटिव लिया गया है वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है। तो वी आर होपफुल कि चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के लिए। और बहुत शुक्रिया माज, आपने हमें ज्वाइन किया है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जी यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। फुटबॉल की दुनिया में क्या चल रहा है, पहली ट्वीट है हमारे पास, और क्या ये ट्वीट है आइए आपको दिखाते हैं। जॉर्डन हैंडरसन, जिन्हें गेरार्ड ने बहुत ही पुश किया था, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अल इत्तेफाक का प्रपोजल। अभी वर्बल एग्रीमेंट हुआ है। अफरीदी, क्या लेटेस्ट है इनसाइड स्टोरी इस डील की और इस ट्रांसफर की? कल जब हमने व्यूअर्स को बताया था कि इन्होंने क्लॉप के साथ बात करनी है, और उन्होंने फिर ग्रीन सिग्नल कल ही दे दिया था कि आप मेरा अलग कर ली, आपकी बात सुनी और उसी वक्त उन्होंने क्लॉप से बात कर ली। हाँ, और फिर उनको जब क्लॉप से ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिल गया तो वर्बली उन्होंने कन्वे कर दिया था अल इत्तेफाक को कि आई एम विलिंग टू कम टू सऊदी प्रो लीग। और फिर उसके बाद जो मसला बना, कल आप कह भी रहे थे कि इनको चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे अब ये चले गए हैं, सब कुछ ही अचीव कर लिया यूरोप में, तो अच्छा डिसीजन आपको लगता है उन्होंने लिया? हाँ, लेकिन अभी मामलात पूरे हल नहीं हुए। अच्छा, अभी दोनों क्लब्स के आपस में जो सेटलमेंट है वो होनी है। अब अल इत्तेफाक चाह रही थी कि इनको तो अब इन्होंने 7 लाख पाउंड जो हैं पर वीक वेज इनका मुकर्रर कर दिया, जो क्वाड्रुपल है इनका लिवरपूल के सैलरी के कंपेयर में। लेकिन वो इनको फ्री में लेना चाह रही है, ट्रांसफर फी लिवरपूल को पे नहीं करना चाह रही, जबकि लिवरपूल कह रही है कि हम किसी भी कीमत पे इनको फ्री जाने नहीं देंगे। 30 मिलियन उन्होंने एक प्राइस टैग मांगा है। अब देखते हैं कि बीच बचाव करके सऊदी प्रो लीग के लिए तो 30 मिलियन आए थे, कुछ भी नहीं है उनके लिए, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बाद मार्क सेट नहीं करना चाह रहे, वरना बाद में भी फिर उनको प्लेयर्स को लेना पड़ेगा ऐसे नहीं, ये मार्क वो नहीं है मसला ये है कि फिर आपको आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। FFP फाइनेंशियल फेयर प्ले भी तो एक रेगुलेशन भी तो होती है कि आप इतना एक्सीड नहीं कर सकते इसको। चलिए, लेट्स सी क्या फ्यूचर होता है और किस तरह से इस मामले को देखती है अल इत्तेहाद। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ट्वीट, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट ट्वीट है बुशकटास have submitted an offer to sign Rob Holding from Arsenal। जी आफरीदी, एक्चुअली में ये राइट बैक की पोजीशन पे खेलते हैं आर्सेनल के लिए, सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, लेकिन मोस्टली राइट पे रहते हैं। अब इनका बुशकटास, पर्सनली मुझे तो लगता है कि इनके प्रोग्रेस के लिए और फ्यूचर के लिए बेहतर है कि वो बुशकटास ही चले जाएं। अच्छा, आर्सेनल में तो इनको क्योंकि सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस ये सेंटर बैक हैं, तो फिर इनको इतना प्लेइंग टाइम नहीं मिलना, खास करके अभी जब टिम्बर भी आ जाएंगे आयक से और सलीबा भी फिट हैं, तो अब डेक्लन राइस नहीं आ रहे। डेक्लन राइस तो इनकी जगह पे नहीं खेलते, वो आगे खेलते हैं, ये सेंटर बैक खेलते हैं। तो सेंटर बैक में इनका जो मुकाबला होगा वो गैब्रियल, सलीबा और टिम्बर के साथ। अच्छी टीम बन जाएगी आगे, डेक्लन राइस और पीछे जो है वो अगर इन प्लेयर्स में से कोई आ जाता है। चलें, लेट्स सी जो है वो इनकी जगह फिल करने के लिए आर्सेनल में कौन आता है।
नेक्स्ट ट्वीट प्लीज दिखाइए। और नेक्स्ट ट्वीट में आप देख रहे हैं अल अहली आर रेडी टू मेक अ 30 मिलियन बिड फॉर मैनचेस्टर सिटी विंगर रियाद महरज। जी हाँ, सऊदी प्रो लीग से एक और स्टार खिलाड़ी को ऑफर हो गई है और ये इस दफा जो हुई है वो सीधा नजरें उनकी गई हैं मैनचेस्टर सिटी जिसने ट्रैवल जीता। जी बिल्कुल, मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव ऑफर लगी ना अभी तक प्लेयर्स में से, अभी वैसे बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स गए हैं, लेकिन जो करंट सुपरस्टार्स में से अगर बात की जाए जिन्होंने ट्रैवल जीता है, जो इन्होंने परफॉर्म किया है पूरे सीज़न में, उसमें मारेस का नाम है। और इनका ये भी नहीं है कि इनका कैरियर कोई डिक्लाइन की तरफ जाने वाला है। अभी इनके पास हैं 2-3-4 साल और खेल सकते हैं और अल्जीरिया के साथ अगर वर्ल्ड कप क्वालिफाई करते हैं तो उधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कंट्री को। तो ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा सऊदी प्रो लीग के लिए। अब देखते हैं कि सेटल होता है, क्योंकि मारेस पर्सनली भी विलिंग हैं जाने के लिए, अल अहली जाने के लिए विलिंग है। बस ये कि क्लब्स के बीच में जो ट्रांसफर फी है वो जब उनका तयन हो जाएगा तो इनकी जगह पे किसको आना चाहिए सिटी में, क्योंकि सिटी में से काफ़ी प्लेयर्स आप जैसे ट्रैवल जीता है उसके बाद जा रहे हैं, तो सिटी को दोबारा पेप गार्डियोला को वो सिटी बनाने में कुछ अर्सा दोबारा लगेगा, या आपको लगता है कि वो प्लेयर्स ही ऐसे लेके आएंगे कि अगली दफ़ा भी जो है वो ट्रैवल नहीं तो करीब करीब पहुँच सके? बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसे प्लेयर्स ही आएंगे, क्योंकि पेप गार्डियोला की टीम में हर प्लेयर चाहता है कि शामिल कौन आ सकता है, आपको लगता है कौन इनकी कमी को पूरा कर सकता है? अब पर्सनली ऑलरेडी ये एक बैकअप प्लेयर भी हैं, मतलब अगर स्टार्टिंग 11 में ये ना हो तो मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी बेंच पे हैं, जो इनकी जगह फिल कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर बर्नार्डो सिल्वा भी चला जाता है और ये भी चले जाते हैं तो फिर तो लाजमी, क्योंकि अब बर्नार्डो सिल्वा भी इनकी जगह पे भी खेल सकते हैं और ये बर्नार्डो सिल्वा की जगह पे भी खेल सकते हैं, तो अगर दोनों चले जाते हैं तो फिर खला हो जाएगी, फिर इनको प्लेयर्स खरीदने पड़ेंगे एटलीस्ट बेंच स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा, फिर बेंच स्ट्रेंथ इनका थोड़ा सा वीक हो जाएगा। चलिए लेट्स सी। और अल अहली जो है वो अभी तक किसी प्लेयर को ले पाया है या अभी कोशिशों में ही है, क्योंकि बड़ा नाम उनके टीम में है? नहीं, अल अहली ने फर्मिनो को जो हैं वो उनको भी साइन किया और भी प्लेयर्स उनके पास आए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मेगा एक और ये आपको लगता है यानी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा सऊदी प्रो लीग और रियाद महरज के जाने पे, क्योंकि ट्रैवल जीता है उन्होंने और रिसेंट परफॉर्मेंसेस के बाद जो है वो वहाँ पर भी हमें अच्छी जो है वो उनकी तरफ से परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी और क्लब को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और सऊदी प्रो लीग को। जी बिल्कुल, और क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने यूरोप में सब कुछ अचीव कर लिया है, चैंपियंस लीग भी जो फाइनल चीज़ एक रह गई थी, और ये वाहिद प्लेयर हैं प्रीमियर लीग में जिन्होंने लेस्टर के साथ वो जो मेरिकल हुआ था और 5000 में से 1% चांस था लेस्टर सिटी का टाइटल जीतने का, एक रेलीगेट वो क्लब था उस टाइम पे जो क्लब रेलीगेशन के लिए लड़ता है, उस टीम को इन्होंने चैंपियंस बनाया प्रीमियर लीग का, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, टॉटनहम, चेल्सी ये सारे क्लब ये वो प्लेयर हैं। हाँ, और उसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी किया जा सकता है कि जैसे लेस्टर को जितवाया ऐसे सऊदी प्रो लीग में अल अहली को भी ये बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। लेट्स सी जाते हैं नहीं जाते और क्या मामला आगे फ्यूचर में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और जी हाँ, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी वाज स्पॉटेड शॉपिंग आउट इन मियामी एंड हार्डली एनीवन रिकॉग्नाइज्ड हिम। अच्छा, मियामी में थे, शॉपिंग कर रहे थे, कुछ ग्रॉसरी कर रहे थे, अपनी वाइफ के साथ थे, किसी को पता ही नहीं वहाँ पे अफरीदी इतना बड़ा लेजेंड जो है वो उनके इंटर मियामी में शामिल हो चुका है। और आपने कल बताया भी था कि इंटर मियामी जो है वो अपनी लीग में निचले नंबर्स में काफ़ी, मतलब शायद 27वें पे कि कितने नंबर पे है, 28 टीमों में 28वें, हाँ टीमों में से व्यूवर 27वें नंबर पे है। अब मेसी वहाँ पे गए हैं, शायद इसीलिए गए हैं कि कोई पहचानता नहीं है और अपनी एक मौज में रहना चाहते हैं। यही एक मतलब बहुत सारे रीजंस में से ये भी एक रीज़न था कि वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और वो चीज़ें जो ये अभी तक नहीं कर पाए वो करना चाहते हैं। अब उसमें आप देखें कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होने के बावजूद भी वो जो है मतलब सामान की ट्रॉली लेके खुद शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ थी जो शायद मेसी ने अभी तक जब से वो स्टार बने कभी ज़िंदगी में ना की हो, और अभी भी ये अमेरिका जैसी कंट्री के अलावा कहीं और कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये इधर क्योंकि करने ही ना दें, लोग इतने फैंस हैं। हाँ, इतने फैंस अब यूरोप में ये किसी भी मुल्क में या एशिया में भी, इवन किसी भी मुल्क में, साउथ अमेरिका में किसी भी मुल्क में ये करके तो देखें, इतना हुजूम जमा हो जाएगा पाकिस्तान आ जाएंगे तो यहाँ पर भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे भी उनको काफी ज्यादा बहुत ज्यादा तो पहचानते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो इंटर मियामी सूटेबल प्लेस है उनके लिए। वहाँ पे भी कुछ लोग थे जिन्होंने देखा और फिर वो भी शायद जो पिछले दिनों काफी हाइप बनी है
अब मैसी की इंटर मियामी ज्वाइन करने की, उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने जाना होगा। और एनीवेज जी हाँ, अच्छा भी है उनके लिए, जो वो चाहते हैं वो उनको मिल रहा है। और अभी जो है वो उनकी सेरेमनी होनी है, अनवीलिंग सेरेमनी। जी बिल्कुल, अभी संडे एक तरह से प्रेडिक्टेड उसके बाद शायद मार्केट्स में निकलना मुश्किल हो जाए, पर उनके लिए या इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं करते लोग वहाँ पे इसलिए। सॉकर अभी इसीलिए तो मेसी भी उस पार्ट मतलब एक प्लान का हिस्सा है कि सॉकर पॉपुलराइज किया जाए यूरोप से खींचा जाए, जो है वो सऊदीया में चला जाए और यूएसए में चला जाए। एनीवेज देखेंगे मेसी इसमें कितना अपना इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट ट्वीट में है, काइल वॉकर हैज रीच्ड एन एग्रीमेंट टू साइन फॉर बायर्न म्यूनिख। द जर्मन क्लब आर नाउ ट्राइंग टू रीच एन एग्रीमेंट विद मैनचेस्टर सिटी। जी आफरीदी जी, ये एक बड़ी न्यूज़ इस लिहाज से है कि आप देखें कि अब जो है मैनचेस्टर सिटी मोस्टली जो प्लेयर्स जिन्होंने मैनचेस्टर सिटी में सब कुछ अचीव कर लिया है वो अब नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जा रहे हैं, और काइल वॉकर भी उन प्लेयर्स में से हैं। रियाद माहरेज का हमने पहले बताया, गुंडोगान ऑलरेडी जा चुके हैं, तो ये प्लेयर्स है 30+ क्रॉस भी कर चुके हैं, और इन्होंने प्रीमियर लीग भी जीत लिया। अब चैंपियंस लीग एक ट्रॉफी रह गई थी वो भी जीत ली है, तो थोड़ा सा हंगर कम हो जाता है। जब बायर्न म्यूनिख में जाएंगे तो एक डिफरेंट चैलेंज होगा, डिफरेंट क्लब होगा, तो वहाँ पे ये बहुत कुछ और गेन कर सकते हैं, अपने कैरियर को प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने पर्सनल टर्म्स तो एग्री कर लिए। अब दो क्लब्स आपस में जो ट्रांसफर फी डिसाइड करेंगे उसके बाद ही पे डील फाइनलाइज होगी। चलिए लेट्स सी ये डील कब फाइनल होती है, और जब भी फाइनल होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। कुछ ट्वीट्स थी, कुछ पैकेजेस थे, कुछ स्टोरीज़, और पाकिस्तान में फीफा जो PFF है किस तरह से मौजूदा सूरत हाल को संभाल पा रहा है या संभाल पाएगा, इसके बारे में भी आपने आज के प्रोग्राम में जाना। आप इस प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे fastsports.tv हमारी वेबसाइट है, जहां पर आप गोल्डन बूट के रिपीट शोज देख सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पे आप हमारा चैनल है फास्ट स्पोर्ट्स PK, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आप हमारे शोज़ जो है वो रिपीट में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स खेली जा रही हैं, जितने भी खेल खेले जा रहे हैं, उससे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं फास्ट स्पोर्ट्स के, उनको फॉलो कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।